हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। और विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित पिछले 5 वीडियो में हम आपको बहुत सारे वैसे प्रश्न बताए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग पिछला 5 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग 5 पार्ट का वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको यह वाला क्लास यानी कि छठा पार्ट बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग छठा पार्ट को शुरू करेंगे। यदि आप लोग पिछला पार्ट का वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हम उसमें यहां तक पढ़ा दिए थे, यानी कि यह वाला प्रश्न हम आपको बता दिए थे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है, जिसमें हम आपको बताए थे कि परिपथ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए ही प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। और हम आपको बताए थे कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह से किया जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। और आज के इस क्लास में हम आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में ही विस्तार रूप से बताएंगे कि क्या होता है श्रेणी क्रम और क्या होता है समांतर क्रम, और दोनों का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। असल में व्यंजक प्राप्त करने का मतलब होता है कि जो इसका फॉर्मूला है उसको सत्यापित करना, उसको सिद्ध करना। मतलब कि जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो गया उसको कैसे सिद्ध करेंगे और जो समांतर क्रम का फॉर्मूला हो गया उसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि सबसे पहला तो श्रेणी क्रम संयोजन ही है। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को ही देखेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या कह रहा है इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो कह रहा है कि प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था, प्रतिरोध कहने का मतलब तो हम आपको समझा चुके हैं, बार बार पिछले कई वीडियो में हम आपको प्रतिरोध का मतलब समझा रहे हैं, तो प्रतिरोध का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो कह रहा है कि प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर दोनों आपस में जुड़ा हुआ हो, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर आपस में जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब आपको हम यहां पर समझाते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग इतना ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, यानी कि हमको 2 प्रतिरोध लेना पड़ेगा जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, तब आप लोग यहां से समझ जाइए 2 प्रतिरोध लेते हैं। जैसे पहला प्रतिरोध हमारा यह हो गया, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 2 छोर है, पहला छोर तो हमारा यहां पर हो गया और दूसरा छोर हमारा यहां पर हो गया। ठीक है, अब हम लोग कोई दूसरा प्रतिरोध ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर मतलब कि यहां पर और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर दोनों आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रतिरोध हमारा यह वाला हो गया। अब यहां पर पहले प्रतिरोध के अंतिम छोर में हम लोग दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। देख लीजिए, मान लिया कि यह पहला प्रतिरोध है और यह दूसरा प्रतिरोध है, इसका प्रथम सिरा यहां पर है और दूसरा सिरा यहां पर है। तो आप लोग देख रहे हैं जो पहला प्रतिरोध है उसका अंतिम छोर यानी कि यहां पर और दूसरा प्रतिरोध का प्रथम छोर दोनों आपस में यहां पर जुड़ा हुआ है। तो इसी बात को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। आप लोग देख लीजिए, जैसे यहां पर कोई 3 प्रतिरोध हम ले लिए हैं, R1, R2 और R3। इसका देख रहे हैं आप लोग कि यहां पर पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर यहां पर जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसी बात को यहां पर परिभाषा में भी लिखा गया है कि अगर इस प्रकार से प्रतिरोध को व्यवस्थित किया जाए तो उसको श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर आपस में जुड़ा हो, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर आपस में जुड़ा हो। और उसी प्रकार से अगर 4 प्रतिरोध है तो क्या बोलेंगे कि तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और चौथे प्रतिरोध का प्रथम छोर। उसी
प्रकार से अगर 5 प्रतिरोध है तो क्या बोलेंगे, चौथे प्रतिरोध का अंतिम छोर और 5वें प्रतिरोध का प्रथम छोर। इस प्रकार से चाहे जितना भी प्रतिरोध रहे उसको हम लोग जोड़े हुए चले जाएंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। और देख लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर कुछ इस प्रकार का होता है। और यदि तीनों को जोड़ करके हमको एक प्रतिरोध निकालना रहे, जैसे R1 R2 और R3 को जोड़ करके यदि हम लोग R बराबर निकाल दें, जैसे आप लोग मान लीजिए कि जो पहला प्रतिरोध है यानी कि जो R1 है वह 4 ओम हो गया, ठीक है, वह कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अगर दूसरा प्रतिरोध है वह मान लिया जाए कि 6 ओम है, और जो तीसरा प्रतिरोध है यह मान लिया जाए कि 10 ओम है। और तीनों को मिला करके हमको यदि रेसिस्टेंस निकालना रहे तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग करेंगे। और जब R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो 4 और 6 10 और 10 20, यानी कि R बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, 20 ओम निकल करके आ जाएगा। तो यहां से जो यह फॉर्मूला निकलता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितना भी प्रतिरोध रहे, R4 रहे, R5 रहे, R6 रहे, तो उसी प्रकार से हम लोग जोड़े चले जाएंगे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, चाहे जितना भी प्रतिरोध रहे। तो यह जो फॉर्मूला होता है यह श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है। और यदि इसी फॉर्मूला को हम लोग सत्यापित करेंगे, सिद्ध करेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त करना। तो हम आपको आगे अभी व्यंजक प्राप्त करके दिखाएंगे, यानी कि जो यह वाला फॉर्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको प्रूव करके दिखाएंगे, इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए यानी कि सत्यापित करने के लिए पहले आपको इस प्रकार का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जहां यहां पर क्या है, इस प्रकार का सिंबल हम आपको क्या बताए थे कि इस प्रकार का सिंबल बैटरी का होता है, और इस प्रकार का सिंबल क्या होता है, दाब कुंजी का होता है। इस प्रकार का क्या होता है, यह प्रतिरोध का सिंबल होता है। यहां पर I लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यह विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर दर्शा देना है। और एक बात और आप लोग यहां पर समझ जाइएगा, यहां पर देख लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। एक्चुअल में जो यह पॉइंट है यह विभव है, क्या है, विभव है। लेकिन हम लोग यहां पर क्या पढ़े हैं, V बराबर IR पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, V बराबर IR पढ़े हैं। और जो यह V होता है यह विभवांतर होता है। और विभवांतर किसको बोलते हैं कि दो विभवों के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। हम आपको पढ़ाए हैं, दो विभवों के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। जैसे यहां पर एक विभव क्या है, A है, और दूसरा विभव क्या है, B है। तो यदि हम लोग को विभवांतर निकालना रहेगा तो V बराबर क्या लिखेंगे, VA माइनस VB लिखेंगे। आप लोग बस यहां से ध्यान से समझिए, क्या लिखेंगे, V बराबर VA माइनस VB, यानी कि जो विभव A है और जो विभव B है दोनों को यदि अंतर करेंगे, दोनों को यदि घटाएंगे तो हमको विभवांतर मिल जाएगा, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला ही होता है विभवों के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, विभवों के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो यदि हम लोगों को विभव A और विभव B के बीच का अंतर निकालना रहे तो V बराबर VA माइनस VB कर देंगे। उसी प्रकार से यदि हमको विभव B और विभव C के बीच का अंतर निकालना रहे तो क्या कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पर V बराबर VB माइनस VC कर देंगे, V बराबर VB माइनस VC कर देंगे, तब ना यह दोनों पॉइंट के बीच का अंतर निकल जाएगा। और उसी प्रकार से यदि हम लोगों को विभव C और विभव D के बीच का अंतर निकालना रहे तो क्या करेंगे, V बराबर VC माइनस VD कर देंगे। तब हम लोग इसका विभवांतर आराम से निकाल ले सकते हैं, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला होता है कि विभवों के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। यह चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग आगे पड़ेगा और शायद आप लोग वहां पर न समझ पाएं, इसलिए हम इस बात को फिगर में ही समझा दिए हैं। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इस प्रकार का फिगर बनाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहां पर लिखेंगे कि माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। यहां पर देख रहे हैं R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं, यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इन बिंदुओं का विभव कितना है, VA VB VC और VD है। कहां पर विभव है, यहां पर VA VB VC और VD है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग यहां पर लिखे हैं कि माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं और इन सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और इन बिंदुओं का विभव क्रमशः VA
VB, VC और VD है। विभव मतलब हम आपको समझा दिए और विभवांतर मतलब भी ऊपर समझा दिए कि यदि दो विभवों के बीच का अंतर निकाल दे तो उसको हम लोग विभवांतर बोलेंगे। अब चलिए यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग यहां से ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपका ध्यान भटका तब आप लोग नहीं सीख पाइएगा। देख लीजिए, अब हम लोग यहां पर ओम का नियम लगा देंगे, ओम का नियम लगा देंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। आपको याद होगा ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR होता है, जहां पर V कहने का मतलब विभवांतर हो गया, यानी कि इसको वोल्ट भी बोलते हैं। I कहने का मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा हो गया। और R कहने का मतलब रेसिस्टेंस हो गया। तो V बराबर IR फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से, ठीक है, जैसे ओम का नियम यदि हम लोग लगाएंगे तो बारी बारी से पहले R1 प्रतिरोध के लिए, फिर R2 प्रतिरोध के लिए, फिर R3 प्रतिरोध के लिए लगाएंगे। तब बना बारी बारी से लगाएंगे तब हमको यहां पर व्यंजक प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि R1 प्रतिरोध के लिए लगाते हैं। देख लीजिए, R1 प्रतिरोध के लिए, तो R1 प्रतिरोध के लिए भी यदि हम लोग लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ओम का नियम से V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो यदि R1 प्रतिरोध के लिए लगा रहे हैं तो यहां पर दो विभव है। देख लीजिए, आप लोग ऊपर में फिगर के माध्यम से समझाते हैं। पहले हम लोग यहां पर R1 प्रतिरोध के लिए लगा रहे हैं, तब V बराबर VA माइनस VB लिखेंगे क्योंकि यहां पर A और बीच के B में है R1, ठीक है, A और B के बीच में R1 है। तो यदि हम लोग V बराबर IR फॉर्मूला से लगाएंगे, अब बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, V बराबर IR फॉर्मूला से लगाएंगे तो हम लोग यहां पर V के जगह पर, यानी कि विभवांतर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं दो विभवों का अंतर, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज हो जाएगा। तो V के जगह पर हम लोग यदि VA माइनस VB कर दें, क्या कर दें? VA माइनस VB कर दें बराबर IR1 कर दें। R1 क्यों किए? क्योंकि यहां पर हम लोग R1 के लिए निकाल रहे हैं ना, यहां पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, R1 के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पर VA माइनस VB बराबर IR1 कर देंगे। उसी प्रकार से R2 के लिए यदि निकालेंगे तो क्या कर देंगे? VB माइनस VC बराबर IR2 कर देंगे। उसी प्रकार से R3 के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे? VC माइनस VD बराबर IR3 कर देंगे। तो सेम इसी चीज को हम लोग यहां पर नीचे लिखे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिए। ओम के नियम से क्या लिखे हैं? पहले R1 प्रतिरोध के लिए VA माइनस VB बराबर IR1। इस बात को हम ऊपर में समझा दिए कि VA माइनस VB कैसे हुआ और IR1 कैसे हुआ, क्योंकि V के बदले में हम लोग यहां पर VA माइनस VB कर देंगे क्योंकि दो विभवों के बीच का अंतर है, और चूंकि R1 के लिए निकाल रहे हैं तो IR1 कर दिए। उसी प्रकार से यदि हम लोग R2 प्रतिरोध के लिए करेंगे तो VB माइनस VC बराबर IR2 कर देंगे, क्योंकि R2 जो है वह VB और VC के बीच का हिस्सा है। आप लोग ऊपर में देख लीजिए, R2 जो है वह VB और VC यानी कि B और C पॉइंट के बीच में है R2, इसलिए हम लोग इसको VB माइनस VC कर देंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार से R3 के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो VC माइनस VD बराबर IR3 कर देंगे। और यह तीनों प्रतिरोध के लिए हम लोग इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे और इसको समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ओम का नियम लगा करके R1 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए और R3 प्रतिरोध के लिए हम लोग विभवों का अंतर की सहायता से, विभवांतर की सहायता से हम लोग 3 समीकरण लिख लिए। VA माइनस VB बराबर IR1, VB माइनस VC बराबर IR2 और VC माइनस VD बराबर IR3। अब देख लीजिए, तीनों हम जो समीकरण यहां पर माने हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इसको हम लोग जोड़ेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, यदि हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो VA माइनस VB, जैसे देख लीजिए इधर, यदि हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो यह तीनों में जोड़ होगा कि नहीं होगा? तो यही बात को हम यहाँ पर किए हैं कि VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD और उसके बाद IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि तीनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो बस इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। अब देख लीजिए, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा, माइनस VB और प्लस VB कट गया, माइनस VC और प्लस VC कट गया, तो कुल मिलाकर के हमारा क्या बच गया? यहां पर VA बच गया और यहां पर VD बच गया। तो क्या लिखेंगे? VA, और चूंकि यहां पर VD क्या है? माइनस में है, माइनस VD है, तो क्या लिख देंगे? VA माइनस VD बराबर, अब देख लीजिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यह तीनों में I कॉमन है,
आई कॉमन है कि नहीं है, तीनों में आई कॉमन है, तो आई को हम लोग बाहर निकालिए, तब क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया कि नहीं बच गया। VA माइनस VD बराबर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देख लीजिए, R1 R2 एवं R3 के जगह पर समतुल्य प्रतिरोध R लगाने पर, जैसे हम आपको शुरू में ही ने बताया कि यदि तीनों हमको प्रतिरोध को जोड़ना रहे तो इसके बदले में R लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बताया कि अगर 3 प्रतिरोध लगा हुआ है और तीनों को जोड़ना रहे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 के जगह पर सिर्फ हम लोग R लिख सकते हैं। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के जगह पर सिर्फ हम लोग R लिख सकते हैं। उसी बात को यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है कि यहाँ पर जो तीनों प्रतिरोध था उसको जोड़ करके सिर्फ एक प्रतिरोध यहाँ पर R कर दिया गया है। अब देख लीजिए, चूंकि यहाँ पर R हो गया, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के जगह पर सिर्फ यदि हम लोग अब R लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VD बराबर IR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, R लिख दिए। तो सेम इसी चीज को यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VD बराबर I, यहां तक तो लिख दिए। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 के जगह पर सिर्फ हम लोग R लगा दिए, तो क्या हो गया, VA माइनस VD बराबर IR हो गया। तो अब देख लीजिए, यहां पर जो हम लोग माने थे VA माइनस VD बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हम लोग समीकरण 4 माने थे, और यहां पर जो नीचे हमारा प्राप्त हुआ VA माइनस VD बराबर IR, इसको समीकरण 5 मान लिए। और अब समीकरण 4 और 5 से देखेंगे। पहले हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़े थे, लेकिन अब यहां पर समीकरण 4 और 5 को देखेंगे। अब देख लीजिए, समीकरण 4 और 5 को देखेंगे तब क्या हमें प्राप्त होगा। इधर देख लीजिए, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए, VA माइनस VD इधर सेम है और इसमें भी VA माइनस VD इधर सेम है। समीकरण 4 और समीकरण 5 को आप लोग ध्यान से समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। इधर VA माइनस VD सेम है और इधर भी VA माइनस VD सेम है, तब क्या हो जाएगा, IR बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा कि नहीं होगा। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, तो दोनों तरफ अगर बराबर के I है तो I से I कट गया, तब क्या हमारा निकल करके आ गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल करके आ गया कि नहीं आ गया। और शुरू में ही हम आपको बताए थे ना कि इसी फॉर्मूला को प्रूव करना है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कुल मिलाकर के इस फॉर्मूला से हमारा यही सिद्ध हुआ कि इस प्रकार का यदि फिगर रहे और 3 प्रतिरोध दे दे और तीनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ हमको R प्राप्त होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, R प्राप्त होगा। जैसे मान लिया जाए कि यह प्रतिरोध का वैल्यू है 4 ओम, यह प्रतिरोध का वैल्यू है 6 ओम और यह प्रतिरोध का वैल्यू है 10 ओम, और तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे कि नहीं करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। और यदि R बराबर यहाँ से निकालेंगे तो R1 का मान हमारा 4 है, R2 का मान हमारा 6 है, R3 का मान हमारा 10 है। हम यहाँ पर 4, 6 और 10 मान लिए हैं, इसके जगह पर कोई भी वैल्यू रह सकता है, तो क्या हो जाएगा, R बराबर 20 निकल करके आ जाएगा। तो यह जो R का फॉर्मूला है इसको हम लोग सिद्ध करके अभी देखें, तो कुल मिलाकर के आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, एक बार फिर से हम रिवाइज करते रहे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले हमको क्या करना है कि माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और इन बिंदुओं का विभव क्रमशः VA VB VC एवं VD है। ओम के नियम से क्या करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं, इसलिए V के जगह पर VA माइनस VB कर दिए। अब VA माइनस VB क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग R1 के लिए लगा रहे हैं, तो R1 जो है वह बिंदु A और बिंदु B के बीच में है, इसलिए बिंदु A को हम लोग VA कर देंगे और बिंदु B को हम लोग VB कर देंगे। इसी चीज को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। तो R1 प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर IR1। अब R2 प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, VB माइनस VC बराबर IR2, और R3 प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, VC माइनस VD बराबर IR3। और तीनों जो यह समीकरण है, समीकरण 1, 2 और 3, यदि हम लोग यह तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, और इधर जोड़ेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस V और प्लस V कट गया और यहाँ पर माइनस VC और प्लस VC कट गया, तो क्या बच गया, VA माइनस VD बच गया। देख लीजिए, यहाँ पर VA बच गया और यहाँ पर माइनस VD बच गया। तो VA माइनस VD जो हमारा बच गया, इसको VA माइनस VD लिख दिए, और इधर
IR1 IR2 और IR3 में I कॉमन है, इसलिए हम लोग I को कॉमन निकाल लिए इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको हम लोग समीकरण क्या मान लिए, 4 मान लिए। और अब देख लीजिए, चूंकि यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर हम लोग R लिख सकते हैं, तो जस्ट इसी चीज को R1 प्लस R2 प्लस R3 के जगह पर हम लोग यहां पर नीचे क्या कर दिए, R लिख दिए। तो सेम वही चीज है, देख लीजिए VA माइनस VD, ऊपर में भी VA माइनस VD है, तो VA माइनस VD I के जगह पर I लिख दिए, लेकिन R1 प्लस R2 प्लस R3 के जगह पर हम लोग यहां पर R लिख देते हैं। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग समीकरण 5 मान लिए। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि इधर VA माइनस VD दोनों में सेम है, देख लीजिए यहां पर समीकरण 4 में भी VA माइनस VD सेम है और VA माइनस VD सेम है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पर लिखे हैं कि IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I कट गया, क्योंकि अगर बराबर के दोनों तरफ एक ही चीज है तो वह कट जाता है, तो I से I कट गया, तो क्या बच गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यह वाला फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि 3 प्रतिरोध दिया हुआ रहे, 4 प्रतिरोध दिया हुआ रहे, 5 प्रतिरोध दिया हुआ रहे, और यदि श्रेणी क्रम में रहे तो बस उसको हम लोग जोड़ देंगे। अगर मान लिया जाए कि 6 प्रतिरोध रहे तो क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 प्रतिरोध है, 7 तक रहे तो R7 तक ले जाएंगे, 10 तक रहे तो R10 तक ले जाएंगे। लेकिन उसी प्रकार से अगर बहुत सारा प्रतिरोध रहे तो Rn तक लेकर के चले जाएंगे। कहाँ तक, Rn तक लेकर के चले जाएंगे। जैसे 100 प्रतिरोध है तो आप 100 को जोड़ते रहिएगा, नहीं जोड़ते रहिएगा तो वहां पर Rn लगा देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ सवाल इस पर किस प्रकार का आता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 प्रतिरोध है, 4 ओम और 6 ओम का, तो R बराबर क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, तो 4 ओम प्लस 6 ओम बराबर 10 ओम। बड़ा सिंपल इस पर सवाल आता है, इस प्रकार का सवाल आप लोग तुरंत बना लेंगे। अब देख लीजिए कुछ इस प्रकार का भी सवाल रह सकता है कि 3 ओम के 40 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। 3 ओम के 40 प्रतिरोध है, यानी कि 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम करके कितना प्रतिरोध है, 40 प्रतिरोध है। तो समतुल्य प्रतिरोध इसका कितना प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके 40 तक हम लोग जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 3 ओम का 40 प्रतिरोध है, तो सिंपल से हम लोग 40 गुने 3 कर देंगे, यानी कि R बराबर 120 आ गया। बस यह सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको इसको लगा देना है। तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन पर सवाल पूछा जाता है तो इतना आसान ही पूछा जाएगा, ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। एक बार आप लोग अपने कॉपी पर पूरा बात लिख करके एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग उसको रिवाइज कर चुके होंगे। तो चलिए, अब श्रेणी क्रम तो समाप्त हो गया। अब उसके बाद आता है समांतर क्रम संयोजन। तो अब हम आपको समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वबद्ध संयोजन। अगर आपसे समांतर क्रम के जगह पर पार्श्वबद्ध भी पूछा जाता है तो दोनों एक ही चीज होगा। ऐसा नहीं कि आपसे अगर पार्श्वबद्ध पूछ दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सर तो पार्श्वबद्ध बताए ही नहीं है, सर तो बस 2 ही बताए हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन को ही पार्श्वबद्ध संयोजन बोला जाता है। तो चलिए, समांतर क्रम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत सारे प्रतिरोध का बायां छोर यदि एक बिंदु पर तथा दायां छोर का एक बिंदु पर जुड़ा हो तो इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह बहुत सारा प्रतिरोध है, ठीक है, एक प्रतिरोध यह वाला हो गया, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर यह वाला हो गया, तीसरा प्रतिरोध यहाँ पर यह वाला हो गया, चौथा प्रतिरोध यहाँ पर यह वाला हो गया। अगर चारों का प्रथम छोर एक ही जगह पर अटैच है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि चारों को एक ही में जोड़ करके और उसको ऐंठ दो तब अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि जब चारों प्रतिरोध का प्रथम छोर एक ही जगह पर हो और चारों प्रतिरोध का जो दूसरा छोर है वह भी अगर एक ही जगह पर है, जैसे इधर वाला भी जो छोर है वह एक ही जगह पर आकर के मिल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। और समांतर
समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा कि चारों में विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा। ठीक है, सभी प्रतिरोधों में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। तो इसी बात को यहां पर लिखा गया है कि जब बहुत सारे प्रतिरोध का बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर एक बिंदु पर जुड़ा हो तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको संयोजन क्रम या पार्श्वबद्ध संयोजन बोलते हैं। जैसे यहां पर आप लोग फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, R1 है, R2 है और R3 है। इसका तीनों का प्रथम छोर एक ही बिंदु पर अटैच है और इसका दूसरा छोर जो है वह भी एक ही बिंदु पर अटैच है, और इससे तीनों जो धारा प्रवाहित होगा यह भी तीनों अलग अलग हो जाएगा। यानी कि R1 से I1 धारा प्रवाहित होगा, R2 से I2 धारा प्रवाहित होगा और R3 से I3 धारा प्रवाहित होगा। यानी कि तीनों में धारा का मान भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जब तीनों प्रतिरोध को एक ही साथ जोड़ दिए तो विद्युत धारा का मान भी तीनों में एक समान ही प्रवाहित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों अगर प्रतिरोध अलग अलग है, R1, R2 और R3 है, तो इसमें विद्युत धारा का मान भी जो हो जाएगा वह अलग अलग हो जाएगा, यानी कि I1, I2 और I3 हो जाएगा। अब जिस प्रकार से हम आपको श्रेणी क्रम में बताए थे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम में बटा में हो जाता है। 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। अगर 3 प्रतिरोध है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो जाएगा। अगर 4 प्रतिरोध है तो यहाँ पर 1 बटा R4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5 प्रतिरोध है तो यहाँ पर 1 बटा R5 हो जाएगा। 6 है तो क्या हो जाएगा, 1 बटा R6 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अगर n प्रतिरोध तक रहे, जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर बताए कि 3 अलग अलग प्रतिरोध रहेगा, तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। लेकिन अगर n तक रहे यानी कि बहुत सारा प्रतिरोध रहे, तब क्या करेंगे, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस डैश 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 करके 1 बटा Rn तक दे देंगे। जैसे अभी ना हम आपको बताए कि अगर बहुत सारा रहे तो Rn तक चला जाएगा, तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब समांतर क्रम संयोजन के ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार का प्रश्न कि 4 ओम और 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि समांतर क्रम में जुड़ा गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अगर श्रेणी क्रम रहेगा तो सीधे इसका जवाब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी कि 4 प्लस 2 बराबर 6 ओम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम में है ना कि 4 ओम और 2 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आपको पहले इस प्रकार का एक फिगर बना देना है जिसमें आपको दर्शा देना है कि 2 प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम का 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 होता है। चूंकि हम R2 तक ही इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ही प्रतिरोध है। अगर 3 प्रतिरोध रहता तो क्या लिखते, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 लिखते। अगर 4 प्रतिरोध रहता तो 1 बटा R4 तक लिखते। तो चलिए हम लोग इस पर सिर्फ वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर 1 बटा R बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा R1, तो R1 के जगह पर 4 है तो 4 लिख दिए और R2 के जगह पर 2 है तो 2 लिख दिए। अब सिंपल से हम लोग इसको भिन्न के जोड़ के जैसा हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 4 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इकाई 4 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटा R बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 2 बटा 4 हो गया। तो 1 प्लस 2 बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 4 हो जाएगा। अब चूंकि 1 बटा R बराबर 3 बटे 4 है, लेकिन हम लोग इसको R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बटा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 बटा 3 ओम हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर निकल के हमारा क्या आ जाएगा, 4 बटा 3 आ जाएगा। तो यदि 2 प्रतिरोध रहेगा तो इस प्रकार से निकालेंगे। लेकिन अगर 3 प्रतिरोध रहेगा, जैसे यह वाला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, अगर रहेगा कि 3 ओम 6 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो बताएं इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, 3 ओम 6 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले हम लोग इस प्रकार का फिगर बना देंगे जिसमें हम लोग दिखा देंगे कि 3 ओम 6 ओम और 9 ओम का 3 प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। अब फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है इसलिए R3 तक लिख दिए। अब बस R1 के जगह पर R1 का वैल्यू, R2 के जगह पर R2 का वैल्यू और R3 के जगह पर R3 का वैल्यू रख देंगे। तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, तो R1 का वैल्यू कितना है, 3 ओम, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। R2 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए।
R3 का वैल्यू कितना है, 9 है, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/r बराबर 3, 6 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए आप लोग, तो 3 छक्का 18 होता है, तो 1 छक्का 6 प्लस 6 18, तो 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 6 + 3 + 2/18, तो 6 3 9 2 11/18 हो जाएगा। और जब r बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/11 ओम हो जाएगा। तो अगर 3 प्रतिरोध रहे या फिर 4 प्रतिरोध रहे या फिर 5 प्रतिरोध रहे, चाहे n तक रहे, जितना भी होगा उसको हम लोग इसी फॉर्मूला से बस लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और दोनों पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आपको दोनों फॉर्मूला एक ही बार लिख दे रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर श्रेणी क्रम में रहे तो क्या हो जाएगा, r बराबर R1 + R2 + R3 डॉट 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 करके जहां तक भी रहे इसको हम लोग लिख देंगे, या श्रेणी क्रम का हो जाएगा। लेकिन अगर समांतर क्रम का रहे तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 हो जाएगा। देख लीजिए, यह दोनों फार्मूला आप लोग अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि इसी दो फार्मूला पर बहुत सारे प्रश्न बनाए जाएंगे। अगर श्रेणी क्रम में रहे तो r बराबर R1 + R2 + R3 करेंगे, और यदि समांतर क्रम में रहे तो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 करेंगे। तो यह दोनों फार्मूला आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से हम आपको श्रेणी क्रम में बताए कि r बराबर R1 + R2 + R3 कैसे प्रूव करेंगे, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अब समांतर क्रम में देखेंगे कि 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग श्रेणी क्रम समझ गए हैं तो यह वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे जिसमें समांतर क्रम में R1, R2 और R3 को दर्शा देंगे, यहाँ पर विद्युत धारा को दर्शा देंगे, यहाँ पर बैटरी को दर्शा देंगे। इस प्रकार का एक प्रतिरोध का और एक विद्युत धारा का और एक बैटरी का तीनों मिलाकर के एक सिंबल, एक चित्र यहाँ पर बना देना है। अब ओम के नियम से देखेंगे। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR कहता है। तो यदि हम लोग I बराबर निकालेंगे तो V/R होगा कि नहीं होगा, तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, I बराबर V/R। अब देख लीजिए, चूंकि I बराबर V/R हो गया, तो सबसे पहले हम लोग R1 प्रतिरोध के लिए निकालेंगे, जो सबसे ऊपर में प्रतिरोध है R1 उसके लिए निकालेंगे। उसके बाद हम लोग R2 प्रतिरोध के लिए निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग R3 प्रतिरोध के लिए भी निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, R1 प्रतिरोध के लिए निकाल लेते हैं। तो R1 प्रतिरोध निकालें, चाहे R2 प्रतिरोध निकालें या फिर R3 प्रतिरोध निकालें, यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। तो यह जो दो विभव है, विभवांतर तो बस A और B के बीच का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर R1, R2 और R3 तीनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और तीनों जो है वह A और B के बीच में ही है। श्रेणी क्रम में क्या होता था, AB, BC, CD इस प्रकार से रहता था, लेकिन यहाँ पर तो दोनों विभव विभव A और विभव B दोनों के बीच में ही तीनों प्रतिरोध है, तो यहाँ पर सिर्फ VA - VB होगा। ठीक है, चाहे R1 के लिए निकालें, चाहे R2 के लिए निकालें, चाहे R3 के लिए निकालें, विभवांतर क्या होगा, VA - VB होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर R1 प्रतिरोध के लिए देखेंगे, तो R1 प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, I1। चूंकि हम लोग R1 के लिए निकाल रहे हैं तो विद्युत धारा का मान भी यहाँ पर I1 हो जाएगा। अब VA - VB कैसे हो गया, बस आप लोग ध्यान से समझिए। इस फॉर्मूला पर ही हम लोग सबको बिठा देंगे, तो I के जगह पर I1 हो गया। अभी ना हम आपको ऊपर में बताए कि विभव यहाँ पर बिंदु A है और बिंदु B है, और चूंकि हम लोग विभवांतर निकालेंगे तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम लोग विभवांतर बोलेंगे, क्योंकि विभवांतर का परिभाषा होता है कि दो विभवों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर V के जगह पर हम लोग VA - VB/R1 कर दिए। उसी प्रकार से R2 प्रतिरोध के लिए कर देंगे कि I2 बराबर VA - VB/R2। उसी प्रकार से R3 प्रतिरोध के लिए कर देंगे कि I3 बराबर VA - VB/R3, और तीनों को समीकरण 1, 2 और 3 मान लेते हैं। अब यदि तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो पहले साइड में, यानी कि जो दायां साइड है, इधर क्या है, I1 + I2 + I3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, VA - VB/R1 + VA - VB/R2 + VA - VB/R3। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पर
I1 प्लस I2 प्लस I3, यदि तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो सिर्फ I प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का मान तो अलग अलग हम लोग R1 R2 R3 के लिए माने थे ना, I1 I2 और I3 मान लिए थे, लेकिन तीनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ I प्राप्त होगा। अब देख लीजिए आप लोग, VA माइनस VB, VA माइनस VB और VA माइनस VB तीनों में कॉमन है, तो हम VA माइनस VB कॉमन ले लिए और यहाँ से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ले लिए और इसको हम लोग समीकरण 4 मान लिए। ठीक है, इसको क्या मान लिए? समीकरण 4 मान लिए। और यहाँ पर आप लोग फिगर के माध्यम से दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर तीनों को जोड़ करके हम एक ही प्रतिरोध सिर्फ R ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है, यह तीनों के बदले में सिर्फ हम लोग R लिख सकते हैं ना, क्योंकि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अभी हम आपको ऊपर में बताए हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यह तीनों के बदले में हम लोग R लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा? I बराबर VA माइनस VB बटा R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि R1 R2 R3 नीचे बटा में था, इसलिए यह वाला जो R है यहाँ पर VA माइनस VB बटा R के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो I बराबर VA माइनस VB बटा R हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, I बराबर VA माइनस VB बटा R, और इसको हम लोग समीकरण 5 मान लिए। अब यदि हम लोग समीकरण 4 और समीकरण 5 को मिलाएंगे तो चूंकि दोनों तरफ I आए तो सेम है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा? VA माइनस VB बटा R बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि VA माइनस VB बटा R बराबर VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो समीकरण 4 और 5 मिला करके इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि VA माइनस VB बटा R बराबर VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब चूंकि बराबर के दोनों तरफ VA माइनस VB है तो दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? नीचे R बच गया, तो 1/R हो गया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। तो इसी बात को हमको प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यह समांतर क्रम संयोजन के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे आप लोग समझ गए होंगे। अगर श्रेणी क्रम अच्छे से समझे है ना, तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। बस यहाँ पर ओम का नियम लगाना है। R1 प्रतिरोध के लिए VA माइनस VB बटा R1 कर देना है, R2 के लिए VA माइनस VB बटा R2 कर देना है, और R3 के लिए VA माइनस VB बटा R3 कर देना है। और जब तीनों को यहाँ पर जोड़ देना है, और तीनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको समीकरण 4 मान लिए, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह पर हम लोग सिर्फ R मान लेंगे, तो VA माइनस VB बटा R हो जाएगा, और इसको हम लोग समीकरण 5 मान लेंगे। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 से चलेंगे तो दोनों मिला करके VA माइनस VB बटा R बराबर VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। चूंकि दोनों तरफ VA माइनस VB है तो VA माइनस VB से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसी बात को प्रूव भी करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। लेकिन इस वाले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वाला पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, आपको ज़्यादा चीज़ एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, यह वाला पार्ट में हम आपको जो भी कुछ बताए हैं इसको आप लोग एक बार कॉपी पर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपको एक एक बात अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।